प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सबका पुनः स्वागत मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जी हाँ, आपकी अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र विषय की, अध्याय 2 जिसमें है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इस अध्याय के हम यहाँ पर प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो 20-25 मिनट का हो सकता है। यदि आपको इसके हल चाहिए है, निदानात्मक कक्षाओं के मॉड्यूल के हल चाहिए, तो आपको इस वीडियो को देखना होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके हल मिल जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम रिलायंस कंपनी में लागू नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कैसे करता है? सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है, ये हमें बताना है। तो इसका मापन केंद्र सरकार के द्वारा भी किया जाता है और राज्य सरकारें मदद करती हैं, इसलिए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा आ और बा दोनों। तो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है, तो हम यहाँ बताएंगे आ और बा दोनों, यानी हमें दोनों याद रखना है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है? तो सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है वह है तृतीयक क्षेत्र में हुई है। सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्र में हुई है। अगला प्रश्न है, जब हम गन्ने का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं तो हम बनाते हैं, तब हम क्या बनाते हैं? चीनी या गुड़ बनाते हैं। अगला प्रश्न है, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों का योगफल कहलाता है। जब हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उत्पादों का योगफल करेंगे तो क्या बनेगा? सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी भी कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। आगे देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला जो रिक्त स्थान है, वेतन की छुट्टी का प्रावधान रिक्त स्थान क्षेत्रक में होता है। तो वेतन की छुट्टी का जो प्रावधान है वो किस क्षेत्रक में होता है? वो संगठित क्षेत्रक में होता है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है संगठित क्षेत्रक, यहाँ पर लिख देना है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन रिक्त स्थान क्षेत्रक में आता है। तो मधुमक्खी पालन कौन से क्षेत्रक में आता है? प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। तो आपको यहाँ लिख देना है प्राथमिक क्षेत्रक। अगला जो रिक्त स्थान है कि रिक्त स्थान की राष्ट्रीय निर्माण में भूमिका है, तो यहाँ पर हमें भरना है सार्वजनिक क्षेत्रक या सार्वजनिक क्षेत्र। तो यहाँ भर देंगे सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय निर्माण में भूमिका है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों का ध्येय रिक्त स्थान नहीं होता। यहाँ हमें भरना है लाभ कमाना, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों का ध्येय लाभ कमाना नहीं होता है। अंतिम रिक्त स्थान है कि रिक्त स्थान क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित और वेतन नियमित है। तो यहाँ लिखना है संगठित, यानी संगठित क्षेत्रक में रोजगार सुरक्षित है और वेतन नियमित है। अब हम देखते हैं सत्य वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्य रूप से वर्षा, धूप और जलवायु जैसे प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसलिए यह कथन ऐसा कैसा हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर हम निर्भर तो करते हैं इन कारकों पर, लेकिन लास्ट में जो लाइन लिखी है, क्या लिख दिया लास्ट में? कि पूरी तरह से नहीं। तो हम यहाँ पर इस कथन को कैसा बताएंगे? यह कथन कैसा हो जाएगा? हमारे लिए असत्य हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमें लिख देना है असत्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा असत्य। अगला प्रश्न है, मनरेगा 2005 के तहत सरकार द्वारा एक वर्ष में 150 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है, जो काम करने में सक्षम और जिन्हें रोजगार की जरूरत है, जिन्हें काम की जरूरत है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों देख सकते हो आप 150 दिन लिखा है, जबकि आपने याद किया होगा, पढ़ा होगा 100 दिनों का रोजगार है रोजगार गारंटी अधिनियम में। इसलिए ये कथन भी हमारा कैसा हो जाएगा? ये कथन भी असत्य हो जाएगा। इसलिए आपको दूसरे वाले जो प्रश्न है उसको कैसा करना है? असत्य करना है। अगला प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रक कहा जाता है। तो यहाँ आपको इस कथन को सत्य कर देना है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का योग सकल घरेलू उत्पाद होता है। यह कथन असत्य है। क्यों है असत्य? क्योंकि जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों के हमें तीनों क्षेत्रक का योग जोड़ना पड़ता है। तीनों क्षेत्रक से जो आय प्राप्त होती है उसको जोड़ते हैं, तब जाकर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी प्राप्त होता है। तो यह कथन असत्य है।
अगला प्रश्न है, संगठित क्षेत्र में नौकरियां कम वेतन वाली होती हैं और अक्सर नियमित नहीं होती हैं। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि संगठित क्षेत्र में नौकरियां कैसी होती हैं? कम वेतन वाली नहीं होती, बल्कि अधिक वेतन वाली होती हैं और नियमित ही होती हैं। यहाँ पर लिखा है नियमित नहीं होती, इसलिए हमारा कथन कैसा हो जाएगा? यह कथन भी असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको सत्य असत्य भी यहाँ बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं सही जोड़ी मिलान की। सही जोड़ी मिलान में आपको क्या करना है? आपको ए और बी दिए गए हैं, आपको ए और बी दिए हैं, आपको क्या करना है? यहाँ पर जो जोड़ी का सही उत्तर है उसको लिखना है। जैसे संगठित क्षेत्र, तो संगठित क्षेत्र की जो जोड़ी है वो मिलेगी कहाँ? आपके इस ई वाले से। तो आपको यहाँ पर लिख देना है, जो ई वाला जो जितना ऑप्शन है पूरा का पूरा ई वाला उतार के यहाँ पे लिख देना है। क्या लिखेंगे? कार्य के स्थान जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित हैं उसे क्या कहते हैं? उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद में अगला है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में हमें देना है कार्यस्थल जहाँ रोजगार की अवधि अनियमित है। आप इसको भर दीजिएगा, यानी कि कहाँ भरना है आपको? इस जगह पे लिख देना है आपको कार्यस्थल जहाँ रोजगार की अवधि अनियमित है। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र को सामने आपको यहाँ भर देना है सरकार के स्वामित्व वाला क्षेत्र। इसको आपको कहाँ लिखना है? यहाँ पर लिख देना है सार्वजनिक। ये किसके सामने हो जाएगा? ये यहाँ पर हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के सामने सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र। अगला है निजी क्षेत्र, जो हमारा चौथा है निजी क्षेत्र। इसमें हमें क्या लिखना है? व्यक्तियों के स्वामित्व वाला क्षेत्र। तो ये आपको कहाँ लिख देना है? इसके सामने यहाँ पर लिख देना है व्यक्तियों के स्वामित्व वाले क्षेत्र। इसके बाद बचा तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र की हमारे सही जोड़ी किससे बनेगी? सेवा क्षेत्र से। तो आपको तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहाँ लिख देना है? यहाँ लिख देना है, सेवा क्षेत्र यहाँ पर लिख देना है, और आपका ये सही जोड़ी वाला प्रश्न सही हो जाएगा। सही उत्तर आपके बता दिए हैं। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है? तो अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है। तो आपको यहाँ पर लिखना है अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रकों में विभाजित किया गया। कौन कौन से क्षेत्रक हैं? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 क्षेत्रकों में विभाजित किया गया। अगला प्रश्न, किस क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते? तो तृतीयक क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं वे वस्तुओं का निर्माण नहीं करते, वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तो आपको इसका उत्तर लिख देना है तृतीयक क्षेत्र। इसी क्षेत्र को हम एक नाम से और जानते हैं, उसे कहते हैं सेवा क्षेत्र। तो आपको लिखना है तृतीयक क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक कौन सा है? तो विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्रक है वह होता है प्राथमिक क्षेत्रक। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर इसका लिख देना है प्राथमिक क्षेत्रक। क्या उत्तर हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्रक। ये लीजिए, आपका ये उत्तर हो गया प्राथमिक क्षेत्रक। भारत के लगभग कितने जिलों में काम का अधिकार, यानी कि जो मनरेगा है काम का अधिकार, वह लागू कितने जिलों में किया गया है? यानी कि यहाँ पे हमें उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर है 625 जिलों में। भारत के लगभग कितने जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया गया? 625 जिलों में। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के श्रमिकों में सबसे ज़्यादा अल्प बेरोजगारी है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा कृषि। क्या उत्तर हो जाएगा? कृषि। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में सबसे ज़्यादा अल्प बेरोजगारी है। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र उत्पादन में कितने गुना वृद्धि हुई है? तो सेवा क्षेत्र के उत्पादन में कितने गुना वृद्धि हुई है? यहाँ पर हमें उत्तर लेना है 5 गुना वृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र उत्पादन में कितनी गुना वृद्धि हुई है? 5 गुना वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, किस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं? तो छिपी हुई बेरोजगारी का एक और क्या नाम है? अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में लाखों शिक्षित लोगों के पास रोजगार के अवसर नहीं है, ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो हमारे देश में लाखों शिक्षित बेरोजगार हैं जिनके पास रोजगार के कोई अवसर नहीं है, ऐसी बेरोजगारी को कहते हैं खुली बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी कहेंगे? खुली बेरोजगारी कहेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खुली बेरोजगारी। लीजिए, इसके बाद अगला है, मनरेगा में कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है 100 दिन की गारंटी, यानी 100 दिन के रोजगार की गारंटी मनरेगा के तहत दी जाती है। इसके बाद में जो हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इनको हमें समझना है, तो इनको भी हम समझते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने इस चैनल पर आपको अब प्रतिदिन एक एक इकाई के वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। कल मैंने इसकी अध्याय 1 का वीडियो उपलब्ध कराया, आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो आपने अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से आपको निदानात्मक मॉड्यूल के, निदानात्मक कक्षाओं के मॉड्यूल के प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते रहेंगे। आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है, निजी क्षेत्र से क्या आशय है? तो विद्यार्थियों, परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी जब एकल कंपनी या एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है तो उसे हम निजी क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से क्या आशय है? तो प्राथमिक क्षेत्र से क्या आशय है, इसका क्या उत्तर देना है? वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन में प्राकृतिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन में प्राकृतिक साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। आगे है, सेवा क्षेत्रकों को परिभाषित कीजिए। तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्रक कहते हैं। यह प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रकों के विकास में मदद करते हैं। इसमें संचार, यातायात के साधन, भंडारण, बैंकिंग, शिक्षा, पर्यटन आदि सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है आपका, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कि उद्योग, कारखाना, विनिर्माण आदि। तो इसे हम कहते हैं द्वितीयक क्षेत्रक। अगला है, मनरेगा के उद्देश्य बताइए। तो मनरेगा के उद्देश्य उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में काम की ज़रूरत है, उन्हें सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। आपको याद रखना है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। और यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल होती है तो वह लोगों को क्या देगी? बेरोजगारी भत्ता भी देगी। तो आपको याद रख लेना है, मनरेगा के उद्देश्य क्या है? 100 दिन का रोजगार देना है, 100 दिन की रोजगार गारंटी है, और यदि रोजगार नहीं मिल पाता है तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अगला प्रश्न है, खुली बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? यानी खुली बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो खुली बेरोजगारी वह स्थिति है जहां लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई काम नहीं होता, उसे कहते हैं खुली बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, संगठित क्षेत्र के कोई 2 दोष लिखिए, यानी हमें उसकी बुराइयां बताना है, दोष बताना है असंगठित क्षेत्र के। तो असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को अथवा श्रमिकों को नियमित रोजगार नहीं मिलता। सबसे पहला दोष तो यह है कि लोगों को नियमित रोजगार नहीं मिलता, और इस क्षेत्र में अवकाश और अन्य भत्ते भी नहीं मिल पाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संगठित क्षेत्र के कोई 2 लाभ लिखिए। अब यहाँ हमें बताना है संगठित क्षेत्र के लाभ। तो यहाँ पर कर्मचारियों को नियमित रोजगार मिलता है और कर्मचारियों को अवकाश एवं भत्ते मिलते हैं। तो संगठित क्षेत्र में ये व्यवस्थाएं होती हैं, जबकि असंगठित में ये व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। आगे, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है, क्यों? तो भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे अधिक प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है क्योंकि कृषि क्षेत्र इसमें आता है, और कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक।
आगे लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जिसे हम जीडीपी कहते हैं, किसे कहते हैं, भारत में इसके मापने का कार्य किस संगठन द्वारा किया जाता है। तो किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। जैसे प्रत्येक क्षेत्र से मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, इनके द्वारा जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, इनके मूल्य को जोड़ने पर, इनका जो मूल्य है इन सबको जोड़ने पर ही क्या है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। उस वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसका मापन करती हैं। तो आपको यहाँ पर इसका उत्तर देना है मुख्य रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। इसके बाद में अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रावधान बताना है। यानी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है उसमें क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहले सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है और काम उपलब्ध ना होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देना, भविष्य में ऐसे कामों को वरीयता देना जिसमें भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिसमें भूमि के उत्पादन बढ़ाने की मदद मिलना है और ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। इस प्रकार से इसके हम प्रावधान बता देंगे। शहरी क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने के सुझाव बताइए। तो शहरी क्षेत्रों में हम रोजगार कैसे बढ़ा सकते हैं, रोजगार के अवसर कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला है तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, आसान शर्तों पर ऋण और आर्थिक सहायता प्रदान करना, क्षेत्रीय शिल्प उद्योग और सेवाओं को प्रोत्साहन देना और अनावश्यक सरकारी नीतियों और नियमों में परिवर्तन करना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, शहरी क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं से क्या आशय है। अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं से क्या आशय है। तो इसका उत्तर है कि जिन वस्तुओं का इस्तेमाल अन्य वस्तुओं के उत्पादन या निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो वस्तु कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं ऐसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं तथा ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ताओं के द्वारा अंतिम बार उपयोग किया जाता है, इन वस्तुओं या कच्चे माल के रूप इन वस्तुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है, उन्हें अंतिम वस्तुएं कहते हैं। तो आप यहाँ पर अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के बारे में समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं, इस कथन को बताइए। तो हमें यहाँ ये बताना है कि जो प्राथमिक क्षेत्र हैं, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हैं और कैसे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। देखें, प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने एवं वितरण की नई नई तकनीकों व परिवहन की आवश्यकता होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को अन्य क्षेत्रकों की जरूरत भी होती है। विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चा माल हमें कहाँ से मिलता है, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीयक क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे बैंकिंग है, यातायात, भंडारण है आदि। तीनों क्षेत्र परस्पर एक दूसरे से निर्भर हैं। किसी एक की भी अनुपस्थिति अन्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी तीनों की आवश्यकता है। इसलिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न है संगठित और असंगठित क्षेत्रक में अंतर लिखिए। तो आपको यहाँ लिखना है संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में अंतर। यहाँ आप देख सकते हैं संगठित क्षेत्र, इस क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार और सुरक्षा का लाभ है। तो आप यहाँ पर ये देंगे संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार और सुरक्षा का लाभ मिलता है। इस क्षेत्र में कर्मचारियों से निश्चित समय तक काम कराने की आशा की जाती है, काम करने की आशा की जाती है और समय के अतिरिक्त काम करने पर उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। यानी ओवर टाइम यदि करते हैं, अतिरिक्त काम करते हैं, अतिरिक्त समय काम करते हैं तो उन्हें अलग से वेतन मिलता है। और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का सवेतन अवकाश की सुविधा रहती है, यानी उन्हें कभी अवकाश की जरूरत होती है तब भी उनको वेतन मिलता रहता है। जबकि असंगठित क्षेत्र में इस क्षेत्र में काम करने वालों को रोजगार और सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है। इस क्षेत्र में काम करने वालों को अतिरिक्त समय के लिए अतिरिक्त वेतन भी नहीं दिया जाता है और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सवेतन अवकाश की सुविधा नहीं रहती है। साथ ही साथ असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के रोजगार सुरक्षित नहीं होते हैं। श्रमिकों को बिना किसी कारण से
काम से हटाया जा सकता है। 7वां प्रश्न है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर बताइए। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में अंतर देखें। सबसे पहले हम देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उद्देश्य लोगों की सेवा करना है, जबकि दूसरा उद्देश्य इनका होता है लाभ कमाना। अगला है इसमें कि सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना केंद्र, राज्य, स्थानीय या लोक सत्ता द्वारा की जाती है। तो जो सार्वजनिक क्षेत्रक है उसकी स्थापना केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय लोक सत्ता के द्वारा की जाती है और इनका प्रबंधन, नियंत्रण एवं संचालन सरकार के हाथों में होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में मुख्य रूप से भारी एवं आधारभूत उद्योग स्थापित किए जाते हैं, जैसे इस्पात उद्योग आदि। जबकि निजी क्षेत्र का पहला उद्देश्य होता है लाभ कमाना, यानी निजी क्षेत्र का प्रथम उद्देश्य लाभ कमाना होता है और निजी क्षेत्र की स्थापना निजी व्यक्तियों या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा की जाती है। इनका प्रबंधन, नियंत्रण एवं संचालन व्यक्तियों या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा होता है। जबकि निजी क्षेत्र में मुख्य रूप से, यहाँ पर हम एक और बताएंगे कि निजी क्षेत्र में मुख्य रूप से उपभोक्ताओं, वस्तुओं के उद्योग स्थापित किए जाते हैं, जैसे चीनी उद्योग आदि। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से मैंने आपको इस इकाई के प्रश्नोत्तर समझाए हैं। यहाँ